जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे 8 से 14 सितंबर के मध्य की रोजगार निर्माण की मुख्य खबरें, जिसके प्रमुख टॉपिक देखें तो पहला है इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन पीएम मित्र पार्क। दूसरा है शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजटिंग क्या है आखिर। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव क्या है, कहाँ हुआ। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना क्या है, कहाँ हुई। एजुकेट गर्ल्स संस्था के बारे में देखेंगे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में देखेंगे। भोपाल क्रिएटर समिट क्या हुई थी ये 2025 में, ये देखेंगे। मुरैना हाइड्रोजन निर्माण इकाई के बारे में जानकारी देखेंगे। वाहन एवं सारथी पोर्टल क्या है। अगली है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसकी स्थापना कहाँ की गई। अगली है 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ। फिर आगे देखेंगे खेल से संबंधित क्या क्या न्यूज़ हैं। अगली देखेंगे विविध, और अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला है इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन पीएम मित्र पार्क। तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। तो हम देखें पीएम मित्र पार्क आखिर है क्या। तो यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका फुल फॉर्म ये दिया गया है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। इसका उद्देश्य देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर को एकीकृत हब के रूप में विकसित करना, जिसमें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक सब एक ही जगह उपलब्ध हो, ऐसा पार्क होता है ये। आगे देखें इसके बारे में जानकारी। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इसकी स्थापना धार जिले के बदनावर में की गई थी। यह इंदौर के नज़दीक होगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और निर्यात दोनों आसान होंगे। एमपी सरकार इस पार्क को टेक्सटाइल हब ऑफ सेंट्रल इंडिया बनाने पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश को 15 बड़ी कंपनियों से 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें लगभग 18,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। इसमें इंटरेक्टिव सेशन का मकसद देखें तो निवेशकों को भरोसा दिलाना, अवसर दिखाना और टेक्सटाइल सेक्टर को एकीकृत हब बनाना है। भारत सरकार ने कुल 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि कहाँ कहाँ होंगे ये देखें तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के धार के बदनावर में यह स्थापित किया जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजटिंग और त्रिवर्षीय रोलिंग बजट वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। तो आखिर ये शून्य आधारित बजटिंग क्या है। तो यह इसमें हर खर्च का औचित्य नए सिरे से तय किया जाता है। हर योजना को शून्य से शुरू कर उसकी उपयोगिता सिद्ध करनी होती है। इससे अप्रभावी योजनाएं स्वतः समाप्त होंगी। पुराने बजट को आधार ना मानकर हर विभाग को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसका खर्च क्यों जरूरी है। इससे अनावश्यक खर्च कम होंगे और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट देखें तो यह बजट एक बार में 3 वर्षों के लिए तैयार किया जाता है। हर साल इसका पुनः आकलन होता है और पुनः आकलन करके अगले 3 वर्षों का अनुमान तय किया जाता है। इससे योजनाओं की दीर्घकालिक योजना और वित्तीय अनुशासन मजबूत होता है। निष्कर्षता देखें तो इससे न केवल प्रदेश की योजनाओं का ठोस मूल्यांकन होगा, बल्कि प्रत्येक खर्च का सीधा संबंध समाज की आवश्यकताओं और राज्य की प्राथमिकताओं से जोड़ा जा सकेगा। नेक्स्ट है रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, जो कि हुआ था 29 से 30 अगस्त 2025 में। स्थान देखें कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ था। आयोजन कौन करता है इसका। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि 2 दिवसीय कॉन्क्लेव है। संबोधित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया था। कॉन्क्लेव में 3,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश को। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो वह है इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना। इसका पूरा नाम देखें तो इंस्पायर का फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यू फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, और मानक का फुल फॉर्म होता है मिलियन माइंड्स ऑगमेंशन नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इसका संचालन देखें तो केंद्रीय विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और इसकी सहयोगी संस्था जो है वो राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन इंडिया है। इसकी शुरुआत देखी जाए तो 2001 में इंस्पायर योजना शुरुआत की गई थी और 2017 में मानक रूप में इसे लागू किया गया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना मध्य प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में लागू है। पात्रता देखें तो कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों के लिए यह होगी और जो आयु रखी गई है वो 10 से 15 वर्ष रखी गई है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश के करीब 62,124 विद्यार्थियों के आइडियाज भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। अगली है एजुकेट गर्ल्स संस्था। आखिर क्या है ये? तो यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संस्था है, इसलिए खबरों में इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। संस्थापक देखें तो सफीना हुसैन थी और मुख्यालय जो है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। मुख्य उद्देश्य देखें तो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉप आउट लड़कियों को स्कूल में वापस लाना, शिक्षा में लैंगिक समानता स्थापित करना, समुदाय को जोड़कर शिक्षा का प्रसार करना आदि है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो इसकी स्थापना की गई थी 1957 में, 1957 में, जिसकी शुरुआत हुई 1958 में। याद रखेंगे, स्थापना हुई 1957 में और इसकी शुरुआत हुई 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया में नोबेल पुरस्कार के समक्ष माना जाता है। हर वर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की जयंती पर इसे दिया जाता है। विजेताओं को एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो है भोपाल क्रिएटर समिट 2025। तो ये 31 अगस्त 2025 को हुई थी। कहाँ पे हुई? तो ये होटल प्राइड भोपाल में हुई थी। इसकी थीम देखें तो यूनाइट, क्रिएट एंड सेलिब्रेट। उद्देश्य देखें तो डिजिटल कलाकारों, इन्फ्लुएंसर्स, इनोवेटर्स का एक बड़ा इवेंट है जिसका उद्देश्य होता है प्रतिभा को बढ़ावा देना, नेटवर्किंग करना, ब्रांड्स एवं कंटेंट क्रिएटर्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देना आदि। इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय क्रिएटर्स अवार्ड शुरू करने की घोषणा की इसमें। अगली है मुरैना में हाइड्रोजन निर्माण इकाई की स्थापना। तो स्थान है पिपर सेवा, मुरैना, मध्य प्रदेश। निवेश किया गया है लगभग 400 करोड़ रुपए। कंपनी देखें तो GH2 सोलर लिमिटेड और कोरिया की कंपनी AHES लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है ये। अगर इसकी क्षमता देखें तो शुरुआती इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता इसकी 105 मेगावाट है, जिसे 2030 तक 500 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी भूमि पर फैली हुई है देखें तो 7 एकड़ क्षेत्र में यह इकाई बनेगी और रोजगार में देखें तो करीब 500 प्रत्यक्ष रोजगार अवसर और सैकड़ों अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखें तो तकनीकी सहयोग कोरिया और यूके की कंपनियों से प्राप्त होगा। नेक्स्ट है वाहन एवं सारथी पोर्टल। क्या है यह पोर्टल परिवहन विभाग और भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा विकसित किया गया है। इसे NIC अर्थात नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डिजाइन और संचालित किया है। इसका उद्देश्य देखें तो परिवहन से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन और एकीकृत करना है। अगला देखें विक्रमादित्य वैदिक घड़ी क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में स्थापना देखें तो भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में इसकी स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 1 सितंबर 2025 को किया गया। इसका पहला मॉडल देखें तो उज्जैन महाकाल मंदिर में किया गया था, जिसका उद्घाटन PM मोदी द्वारा 2 अप्रैल 2024 को किया गया था। इस घड़ी में घंटा मिनट की जगह घटी, मुहूर्त, पल का उपयोग होता है, ये याद रखेंगे आप। और इसमें एक विशेषता है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक की दिन की गणना की जाती है। इसमें एक दिन 30 घंटे का तथा प्रत्येक घंटा 48 मिनट का होता है। 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 देखें तो ये 2 से 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आयोजन किसने किया था? तो देखें CII और ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा
इसे आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो पर्यावरण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा करना है। अब खेल से संबंधित प्रमुख खबरें देखते हैं। तो पहली है खेलो भारत नीति 2025। यह नीति भारत की राष्ट्रीय खेल नीति की नई रूपरेखा है, जिसे खेलो भारत नीति 2025 नाम से जुलाई 2025 में सरकार ने मंजूरी दी। इसका उद्देश्य देखें तो भारत को वर्ष 2036 तक विश्व के शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में और 2047 तक 5 खेल राष्ट्रों में शामिल करना है तथा 2036 के ओलंपिक में मेजबानी के लिए रणनीतिक योजना के साथ भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। अगली खबर देखें, डायमंड लीग फाइनल 2025 जो कि हुआ था स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। इसमें नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया और रजत पदक अपने नाम किया है। अगली है फेवियो। तो कौन है? सबसे ज्यादा फुटबॉल मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं फेवियो। यहाँ आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये ब्राजील से हैं। अगली खबर देखें तो भारत करेगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी। अगस्त 2026 में आयोजित होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए नई दिल्ली को मेजबान शहर के तौर पर चुना गया है। अगली है मीराबाई चानू। इन्होंने अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी और विश्व जूनियर चैंपियन प्रणब वेंकटेश ने स्पेन में ग्रैंड मास्टर एलन पिचोट को हराकर फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स शतरंज टूर्नामेंट जीता। आगे विविध में देखें तो पहली खबर है मध्य प्रदेश में रिवाइल्डिंग पहल। तो क्या होता है रिवाइल्डिंग पहल? इसका उद्देश्य होता है वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी को संतुलित कर लुप्त होती प्रजातियों को पुनर्जीवित करना, संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। अगली देखें तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। यह मनाया जाता है 30 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। भारत सरकार ने 2001 से इस दिवस को मनाना शुरू किया था और एमएसएमई क्षेत्र देश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है यह। अगली देखें तो नई दिल्ली में 17वें CII ग्लोबल मैडटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। याद रखेंगे कहाँ? नई दिल्ली में 17वां। और इसका विषय था स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार, वैश्विक प्रभाव के लिए मैडटेक को आगे बढ़ाना। मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड था। अगला देखें तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय अर्थात NSO के आंकड़ों के मुताबिक भारत की GDP वृद्धि दर 7.8% तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 6.5% की तुलना में काफी अधिक है। अगला देखें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद और सुविधाजनक बनाने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय कपास निगम द्वारा कपास किसान ऐप विकसित किया है। याद रखेंगे किसने किया है? तो भारतीय कपास निगम द्वारा। नेक्स्ट है 23 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। अगला है आदिवाणी। क्या है? तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद उपकरण है। यह जनजातीय समुदायों को जोड़ने और उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की एक पहल है। यह जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके की अध्यक्षता में आदिवाणी का शुभारंभ किया गया। अगला है गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का चतुर्थ संस्करण 12 सितंबर 2025 को मंदसौर जिले के गांधी सागर डैम पर और कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट का द्वितीय संस्करण 5 अक्टूबर 2025 से श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के समीप आयोजित होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक गौ संरक्षण वर्ष मनाया गया। याद रखेंगे 19 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक गौ संरक्षण वर्ष। अगला है इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग। इसकी लंबाई रहेगी 48.10 किलोमीटर जो कि प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है इसे। श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक 500 गीगावाट की
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मुरैना में 800 मेगावाट की सोलर परियोजना विकसित की जा रही है। आगे देखें तो बंडारू बिल्सन बाबू, इनको तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश पंचोली और न्यायाधीश आराधे सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में हुए हैं पदोन्नत। उर्जित पटेल देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक बनेंगे है और 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं उर्जित पटेल। इसके प्रमुख एमसीक्यू देखें तो पहला है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हाल ही में कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भोपाल मुख्यमंत्री निवास में। नेक्स्ट है इस घड़ी का पहला मॉडल कहाँ स्थापित किया गया था, तो आंसर है उज्जैन महाकाल मंदिर। आदिवाणी किस मंत्रालय की पहल है, तो आंसर है ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजटिंग की प्रमुख विशेषता क्या है, तो आंसर है हर खर्च का औचित्य नए सिरे से तय करना, बी। अगला देखें तो रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो आंसर है ऑप्शन सी ग्वालियर। अगले पे आते हैं इंस्पायर मानक योजना किससे जुड़ी हुई है, तो यह विज्ञान एवं नवाचार से जुड़ी हुई है। रिवाइल्डिंग पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है लुप्त व संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण करना, ऑप्शन सी। अगला देखें तो भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है 30 अगस्त। अगला है आदिवाणी किससे संबंधित है, तो आदिवाणी जो है वह एक एआई आधारित जनजाति अनुवाद उपकरण है, एक टूल है। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो आंसर है मंदसौर, जो कि 12 सितंबर से आयोजित होगा। नेक्स्ट है 17वां CII ग्लोबल मैडटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ, तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 23 सितंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मुरैना जिले में किस क्षमता की सौर परियोजना विकसित की जा रही है, तो आंसर है ऑप्शन डी 800 मेगावाट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।